नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हिंदी वाले सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने कुंवर नारायण की एक कविता के बहाने पढ़ी थी और उनका परिचय पढ़ा था। आज हम कुंवर जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर आपको पहली कविता का लिंक नहीं मिल रहा है, वीडियो लिंक नहीं मिल रहा है, तो मैं या तो इस तरफ जो आई बटन है उसमें सभी रिलेटेड, उस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे दूसरे वीडियोस के लिंक डालता हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का दूसरा पार्ट आप चेक कर सकते हैं। जो लोग नए हैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आपको हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो क्लासेज चाहिए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको इससे मदद मिलेगी। चलिए फ़िलहाल हम पहुँचते हैं बात सीधी थी कविता है क्या, थोड़ा सा उसका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कुंवर जी का परिचय पिछली क्लास में आपको बता दिया है। चलिए, तो ये दूसरी कविता जो है बात सीधी थी पर, ये कुंवर नारायण जी के दूसरे काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। ध्यान रखिएगा, ये कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं। और कविता के बहाने ये जो कविता है ये कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? ये ली गई है इन दिनों नामक काव्य संग्रह है कुंवर जी का, उससे। क्लियर? तो इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को इस कविता में उकेरा है। बात सीधी थी पर, इस कविता में कविता के द्वंद्व को, कथ्य और उसके माध्यम के द्वंद्व को उकेरा है कि बात कहने का जो तरीका होता है उसमें सबसे बड़ा साधन जो बनती है वो है भाषा। भाषा के माध्यम से कोई बात जो है कविता के थ्रू कही जाती है। अब ये भाषा कैसी होनी चाहिए, यही द्वंद्व इनको परेशान करता है। बात कहने का माध्यम क्या है? कविता या कोई भी साहित्यिक रचना। और ये साहित्यिक रचना कब लोगों को आसानी से समझ में आती है? जब इसकी भाषा सरल हो, जब इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज़्यादा अलंकारों इत्यादि में, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दावली में अगर कहा जाए तो जो बात कहनी है उस बात का मूल अर्थ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। दरअसल ये कविता क्यों लिखी कुंवर नारायण ने? आपको पता होगा, छायावाद के समय कविता की भाषा जो है बड़ी दुरूह हो गई थी। एक तरीके से देखा जाए तो कठिन भाषा का और कठिन शब्दावली का इस्तेमाल छायावादी कवि किया करते थे। कुंवर नारायण इसके बाद के समय के कवि हैं, नई कविता के कवि हैं, और नई कविता में भाषा के नए रूप स्वीकार किए गए, भाषा के सरल रूप को स्वीकार किया गया, भाषा की क्लिष्टता और दुरूहता को खत्म करने की कोशिश इन नए कवियों के द्वारा की गई, और इसी का समर्थन कुंवर नारायण इस कविता के माध्यम से करते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि जरूर याद रखिएगा कि ये कविता क्यों लिखी गई है, या इस कविता के लिखने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है। छायावादी दौर की दुरूह भाषा शब्दावली वाली कविताओं की बजाय नई कविता की सरल शब्दावली वाली, सरल बिंब वाली कविता को लोग स्वीकार करें, इसलिए ये कविता लिखी गई है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि कथ्य और माध्यम के बीच एक द्वंद्व पैदा होता है। क्यों? क्योंकि बीच में भाषा एक माध्यम का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है, और अगर भाषा किसी की दुरूह हो, कठिन हो, समझ में नहीं आ रही आसानी से, तो कोई भी बात, कोई भी कथ्य आसानी से सामने वाले तक डिलीवर नहीं किया जा सकता है, पहुंचाया नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? संचार प्रभावित होता है, अर्थात संचार क्या होता है? खत्म हो जाता है। संचार की प्रक्रिया आधी अधूरी रह जाती है, और ये आधी अधूरी प्रक्रिया किसी बात को समझने में क्या करती है? नकारात्मक भूमिका उत्पन्न करती है। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको कविता की पूरी पृष्ठभूमि आपको पता चल गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक
निश्चित खांचा होता है, ये आपको भी पता है। कोई भी व्यक्ति जब कोई स्क्रू लगाता है तो क्या उसमें किसी भी साइज का स्क्रू लग जाता है? नहीं, उसमें एक नियत साइज का स्क्रू चाहिए जो उस खांचे को भरे। अगर वो स्क्रू बड़ा या छोटा है तो इससे चीज़ की पकड़ ढीली हो जाएगी। ठीक वैसे ही किसी बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए। अगर कवि नहीं करता है, रचनाकार नहीं करता है, तो वो क्या कर रहा है? माध्यम को धोखा दे रहा है, अर्थात भाषा को ठीक ढंग से नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अपने विशेष अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रात एक शब्द है। अब इसके कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे रजनी, है ना, अमा, निशा। ये उदाहरण के लिए 3 ही पर्यायवाची शब्द ले लीजिए। है तो तीनों ही रात के पर्यायवाची, मगर इन तीनों शब्दों की प्रकृति क्या है? भिन्न भिन्न है। रात के संदर्भ में अगर रजनी शब्द इस्तेमाल किया जाए, रजनी उस रात को कहते हैं जब आकाश तारों से भरा हुआ हो और चंद्रमा की चांदनी हो। अमा उसको कहते हैं जब अमावस्या की अंधेरी रात्रि हो। क्लियर? और निशा रात्रि के लगभग दूसरे प्रहर के समय को कहा जाता है तो तीनों ही रात के पर्यायवाची शब्द, लेकिन इन तीनों ही शब्दों की अपनी एक विशेष प्रकृति है। और एक रचनाकार को अपनी बात कहने के लिए कि वो बात किस समय विशेष में कह रहा है, या फिर वो बात जिस वातावरण में घटित हो रही है, वो वातावरण कौन सा है इन तीनों में से, अब इसी के अनुकूल उसे शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात कुंवर नारायण कहना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आपका जो डाउट होना चाहिए यहाँ पर वो क्लियर हो गया होगा कि हर एक शब्द भले ही वो पर्यायवाची हो, मगर उस शब्द की एक प्रकृति होती है, और वो प्रकृति हमें समझनी होती है जब हम उसको कविता में इस्तेमाल करते हैं या अपनी बात रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना ही होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कविताएं होती है जो किसी बात को स्पष्ट रूप से आपके हृदय के भीतर उतार देती है, और कुछ ऐसी कविताएं होती है शब्दावली बड़ी अच्छी होती है उनकी, विशिष्ट शब्द इस्तेमाल करता है रचनाकार, मगर फिर भी वो बात अनछुई रह जाती है, आपके हृदय को नहीं छू पाती है, आप उस बात को हृदयंगम नहीं कर पाते। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। जब शब्द बात से जुड़ता है तो वो पूरा संचार की प्रक्रिया को समर्थ बनाता है, संचार को पूर्ण बनाता है, और ऐसे में फिर किसी अतिरिक्त दबाव की या अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता रचनाकार को, कवि को, या फिर किसी भी व्यक्ति को नहीं होती है। ये बात कुंवर जी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो जरूरी नहीं कि बड़ा कवि है इसका मतलब वो क्लिष्ट शब्दावली का ही इस्तेमाल करे। वो सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कह सकता है, मगर एक बात के लिए उचित शब्दावली होती है जो उसे इस्तेमाल करनी चाहिए। वो सहूलियत के साथ हो जाता है, बड़ी आसानी के साथ हो जाता है जब वो सही शब्द का इस्तेमाल सही बात को रखने के लिए करता है। क्लियर? अब हम सीधे पहुंच जाते हैं कविता में और पढ़ते हैं कविता और उसका भावार्थ समझते हैं, सरलार्थ समझते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण व्याकरणिक बातें, व्याकरणिक कोटियां भी साथ साथ में जानेंगे। चलिए कविता शुरू करें। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कितनी कितनी सरल शब्दों में इस बात को कहा गया है। यही कुंवर नारायण की विशेषता है। पहले हम थोड़े से कुछ ऐसे शब्द आए होंगे इस कविता में, इस अंतरे में, जिनको हमें समझना चाहिए। बात सीधी थी, सीधी होने का मतलब क्या?
सीधी मतलब एकदम स्ट्रेट। सीधी का मतलब सहज या सरल। आप इसको सरल या सहज शब्द से समझ सकते हैं। बात कैसी थी? सरल थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। चक्कर क्या? चक्कर का मतलब प्रभाव। भाषा के प्रभाव के कारण वो बात जो है सहजता से क्लिष्टता में परिवर्तित हो गई। भाषा कठिन इस्तेमाल की तो बात को समझने में सामने वाले को कठिनाई महसूस हुई। जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसना मतलब बुरी तरीके से फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जनरली हम इस शब्द को इस तरीके से लिखते हैं, दरअसल हम गलत लिख रहे होते हैं। उल्टा ऐसे लिखा जाता है, उल्टा नहीं होता है, उल्टा होता है। एक और शब्द जनरली हम गलत लिखते हैं या लिखते समय गलती करते हैं। हम जनरली गलत तो ऐसे लिखते हैं, मगर हमसे कोई कहे कि गलती लिखिए तो हम कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं। और बोलते भी मैक्सिमम लोग इसी तरह से। मेरे व्यवहार में भी ऐसा ही है। कई बार मैं भी इस शब्द का उच्चारण गलत करता हूँ। दरअसल ये शब्द ऐसे नहीं बोला जाता है, ये गलत हो जाता है। ये शब्द है गलती, न कि गलती। गलती नहीं है, गलती है, क्योंकि गलत शब्द के साथ में ई प्रत्यय लगा है, जिससे क्या बन गया? गलती। इस चीज़ को आप अवश्य ध्यान में रखिए। छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जो हो सकता है कि पीजीटी के एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाए या इन फ्यूचर किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके सामने आ जाए। चलिए, मैं बात कहाँ कर रहा था और कहाँ पहुँच गया। खैर, ये ज़रूरी है, साथ साथ में आपको समझना चाहिए और ये याद रहेगी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते समय, तो आपके दिमाग में स्थायी बन जाएगी। बात जो कि भाषा के चक्कर में ऐसी फंसी कि उसका प्रभाव नष्ट हो गया। सरल और सहज सी बात थी, लेकिन कवि ने गंभीर भाषा का इस्तेमाल किया, कठिन भाषा का इस्तेमाल किया, कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे कि वो बात समझ में सामने वाले को नहीं आई। अब उसे पाने की कोशिश की, और इस पाने की कोशिश में हम क्या करते हैं? बदलाव करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन करने से क्या हुआ? भाषा को उलटने पलटने, परिवर्तित करने, तोड़ने मरोड़ने, घुमाने फिराने से कि या तो बात बाहर आ जाए या फिर या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। इसका मतलब क्या है? बात बनना मतलब एक मुहावरे की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात बनना मतलब बात स्पष्ट हो जाना। या तो बात बने या फिर क्या हो जाए? भाषा से बाहर आ जाए। भाषा के उलट फेर के जंजाल से वो बाहर चली आए। ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? लेकिन इससे भाषा को तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने से, घुमाने फिराने से बात सरल नहीं होती है। बात सरल होती है सही शब्दों का सही जगह पे इस्तेमाल करना। एक बात के लिए शब्द निर्धारित होते हैं, और वो शब्द अगर इस्तेमाल नहीं करता है कोई रचनाकार, कोई व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में बात फंसती है। ऐसी स्थिति में बात का प्रभाव नष्ट हो जाता है, और माध्यम जो होती है भाषा किसी बात को कहने में, वो माध्यम अपने आप में भंग हो जाता है। ये कुंवर नारायण कहना चाहते हैं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ, भाषा तो फंसी फंसी, भाषा तो कठिन हुई हुई, बात और भी पेचीदा हो गई। पेचीदा मतलब कठिन। बात कठिन हो गई, बात के साथ साथ भाषा भी जटिल बनती गई, भाषा भी उसके साथ साथ कठिन होती गई, और वो भी दुरूह बन गई। कवि ने यहाँ पे एक चीज समझाने की कोशिश की है। कवि ने भाषा की जटिलता पर क्या किया है? कटाक्ष किया है। इस चीज को समझिएगा। ये हो सकता है पूरा का पूरा एक अंतरा आपके क्वेश्चन के रूप में आ जाए, या फिर इतनी सी लाइन भी आ सकती है, और फिर पूछा जा सकता है निहित काव्यांश का उचित भावार्थ है निम्न में से। फिर आपके सामने ऑप्शन रह सकते हैं। तो यहाँ भाषा की जटिलता का कुंवर नारायण क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि उचित शब्दों का इस्तेमाल उचित भाषा के लिए, एक पर्टिकुलर बात के लिए एक पर्टिकुलर शब्दावली होती है जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि भाषा सरल हो,
ताकि बात सरल हो और आसानी से सहजता के साथ समझ में आ जाए, बात सीधी बन जाए। क्लियर। अब चलते हैं आगे दूसरे अंतरे में। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। बेतरह उर्दू के उपसर्ग बे से बना है। बेतरह मतलब बिना कोई तरीके के ना, बिना कोई प्रॉपर ढंग से बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। और जनरली ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति कठिन शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए, कठिन भाषा का इस्तेमाल करते हुए कोई बात कहता है जो जनरली लोगों को समझ में नहीं आती, और नहीं समझ में आने पर लोग क्या करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। अरे वाह, क्या लैंग्वेज है, क्या बात रखने का तरीका है। भले ही उन्हें बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो लोग तमाशबीन होते हैं, वो बात को समझना चाहते ही नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो तमाशे में शामिल होना चाहते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी बात समझ में ना आए। यहाँ पे तमाशबीन है कौन? तमाशबीन उस समय दर्शक या फिर कौन है, श्रोता, जो बात को सुन रहे हैं, जो बात होते हुए, बात को घटित होते हुए देख रहे हैं। वे लोग सब क्या है, तमाशबीन है, तमाशा देखने वाले। वो क्या कर रहे हैं, उसे शाबाशी दे रहे, वाहवाही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि असल में उन्हें भी बात समझ में नहीं आई है। वो जो कवि के कर्तव्य है, वो जो रचनाकार के कर्तव्य है, उस रचनाकारों की इस कठिन भाषा के कर्तव्यों पर क्या कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। और छायावादी कविता में आपने देखा होगा ऐसी वाहवाही बार बार हुई है। छायावाद के दौर में कठिन भाषा का इस्तेमाल करने वाले कवि को सबसे ऊपर माना जाता था। और इससे पहले भी आप रीतिकाल को देखिए, केशवदास की कविता देखिए, समझ में नहीं आती है, इतनी क्लिष्ट बन जाती है कि पहेलियाँ सुझाते हैं लोग अर्थ निकालने के लिए, फिर भी समझ में नहीं आती है। और उन्हीं कवियों की प्रशंसा कर रहे थे वो लोग, जबकि बात सीधे सीधे तौर पे समझ में नहीं आ रही। कहना तो मैंने पिछली एक क्लास में आपको केशवदास की कविता के उदाहरण के रूप में समझाया था, बताया था कि केशवदास कहना चाहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के भजन करो, और किस तरह से घुमा फिरा के वो बात कहते हैं। अजा सहेली तासुरिपु ता जननी भरतार, ताके मित्र के सुत को भज तू बारंबार। सिंपल सी बात है, यही कह दीजिए ना, कृष्ण भगवान को भजिए, उनके भजन करने से आपको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन बात को घुमा फिरा के, उलझा के, पटक के, तोड़ के, मरोड़ के आपके सामने प्रस्तुत किया। यही तो कवि की अलंकारिकता है, यही तो कवि का चमत्कार है, जिससे वो लोगों को प्रभावित करता है। और ये प्रभावित होने वाले लोग हैं कौन? तमाशबीन है, जिन्हें खुद बात समझ में नहीं आती, मगर वो क्या करते हैं, कवि की झूठी प्रशंसा करते हैं। बात पेचीदा होती चली गई। कवि ने ये नहीं समझा कि समस्या कहाँ है। समस्या दरअसल इस पूरे समय के दौरान भाषा में रही है। भाषा ही क्या होती है, माध्यम होती है किसी बात के कहने का। माध्यम में ही जब कमजोरी होती है तो आप लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? उदाहरण के लिए है, आपको नदी पार करनी है, और नदी पार करने के लिए आपके पास माध्यम क्या बनता है, नाव। जब आपकी नाव में ही छेद है, भले ही लोग ये कहें कि देखो कितनी तेज नाव चला रहा है, कितने अच्छे तरीके से गोते लगा रहा है, देखो डूब रही है फिर भी वो चलाई जा रहा है, लेकिन अंततोगत्वा क्या वो नदी पार करवाएगी आपको? नहीं, क्योंकि माध्यम में ही खोट है, माध्यम में ही खराबी है। और ये माध्यम में खराबी होने के कारण आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। जब भाषा ही आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लिष्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझ में ही नहीं आ रही लोगों को, ऐसी स्थिति में आप किसी बात को लोगों को क्लियर करेंगे कैसे? ये बात कुंवर नारायण इस कविता के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको हो सकता है कि मैं सरल सरल करने के चक्कर में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताता जा रहा हूँ, जो हो सकता है कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर की हो। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाना एक तरीके का मुहावरा है।
बात का पेच खोलना, ये भी एक तरीके का मुहावरा है। बात का पेच खोलना मतलब बात को स्पष्ट करना। कवि ये कहना चाहता है कि मैं बात को कैसे कहा जाए, किस कि मेरे माध्यम में कहाँ कमी है, मेरी भाषा में कहाँ कमी है, ये नहीं जानना मैंने। इस पे अब मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि मुझे तमाशबीनों की तालियां सुनाई दे रही थी और मुझे वो वाहवाही अच्छी लग रही थी उनकी, इसलिए मैं उस बात को और घुमाता फिराता, तोड़ता मरोड़ता हुआ जो है लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाने का मतलब कथ्य का जो मुख्य भाव है वो नष्ट हो गया। बात का जो मुख्य भाव है वो खत्म हो गया। और जब मुख्य भाव ही खत्म हो गया तो क्या वो बात लोगों के लिए स्पष्ट होगी? नहीं होगी। कुछ लोग उसका कुछ अर्थ निकालेंगे, कुछ लोग उसका कुछ ही अर्थ निकालेंगे। अपने अपने हिसाब से लोग उसके अर्थ निकालेंगे और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। और जब कोई बात स्पष्ट नहीं होती है तो ये माना जाता है कि वो अ, अंतरिक्ष में या वायुमंडल में बेकार घूमने लगती है। ये एक थ्योरी है। जब बात की चूड़ी मर गई, बात एक तरीके से देखें तो प्रभावहीन हो गई, उसका मुख्य भाव ही खत्म हो गया, तो इससे क्या हुआ, वो बात भाषा में बेकार घूमने लगी, उसका कोई अर्थ किसी के पकड़ में नहीं आया। जिसका कि कवि को डर था कि मैं ज़्यादा अगर इसको क्लिष्ट बनाने, दुरूह बनाने या कठिन बनाने की कोशिश करूँगा या घुमा फिरा के कहने की कोशिश करूँगा तो मेरी बात का जो मुख्य कथ्य है वो खत्म हो जाएगा। हार कर क्या किया कवि ने? हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। एक तो होता है पेच, ये देखिए ये है पेच, स्क्रू जिसको बोलते हैं, और एक होती है कील, सीधी सपाट, इस तरीके से, जो आगे से थोड़ी तीखी होती है और ऐसी सिंपल सी होती है। कील में होता क्या है कि कील की पकड़ दीवार में उतनी, लकड़ी में या दीवार में उतनी मजबूत नहीं होती है, जबकि ये जो स्क्रू होता है, इस स्क्रू की पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इसमें चूड़ियाँ होती है और ये चूड़ियाँ ही क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है, उसकी उसकी पकड़ को मजबूत बनाती है। ऐसा ही किसी बात को कहने में होता है। जब भाषा और शब्दावली सही है तो वो बात स्पष्ट रूप से सामने वाले की समझ में आएगी। और जब भाषा ही गड़बड़ है उसकी, तो चाहे आप उसको कितना ही गहरा, कितनी लंबी कील ठोक दो, अगर पकड़ नहीं है तो वो कील बाहर आ जाएगी कुछ समय बाद में। इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कील की बजाय, कील का इस्तेमाल नहीं करते, कील की बजाय स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। कवि ने क्या किया, और इसको कसा जाता है, इसको ठोका नहीं जाता है, कील को ठोका जाता है, कील को ज़बरदस्ती गाड़ दिया जाता है। लेकिन स्क्रू को ज़बरदस्ती अगर गाड़ोगे तो इसकी चूड़ियाँ मर जाएगी और ये प्रभावहीन हो जाएगा। ये इसकी जो मजबूती है, इसकी जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाएगी। कवि ने भी ऐसा ही किया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसने हार कर उस बात को, जो कि स्क्रू की तरह कसनी चाहिए थी भाषा में, उसको क्या कर दिया, उसने ठोक दिया। कैसे भी, जैसे उसको सहूलियत लगी, उसने बात लोगों के सामने रख दी। हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोंक दिया। और इससे क्या हुआ, सामने जो लोग बात सुन रहे हैं, जिनके लिए वो बात कही जा रही है, वो लोग जब ढंग से बात को नहीं समझ पाए तो बात जो है भाषा के चक्कर में गुम गई और उसका कथ्य नष्ट हो गया। क्लियर? अप्रभावी हो गई बात, वो उसका प्रभाव ही खत्म हो गया। बनावटी भाषा का प्रयोग करने के कारण ऐसा होता है। अगर आप सही भाषा का इस्तेमाल करोगे तो वो एक स्क्रू की तरह बात कसी जाएगी, सामने वाले व्यक्ति के दिलो दिमाग में, उसके विचारों को प्रभावित करेगी। लेकिन एक बात को अगर आप ठीक ढंग से कहना नहीं जानते, चाहे वो कितना ही बड़ा और कितना ही महान सिद्धांत क्यों ना हो, अगर आप उस बात को सामने वाले के दिमाग में कील की तरह ठोकोगे तो वो बात जो है पकड़ के साथ उसके दिमाग में स्थायी नहीं रहेगी, कुछ समय बाद भूल जाएगी। आपने देखा होगा आपके टीचर जब पढ़ाते हैं तो कुछ चैप्टर तो ऐसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं
जो आपको 5 मिनट बाद आप भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि एक बात को वो टीचर सही ढंग से आपके दिमाग में स्थापित कर देता है, एक कील की तरह कस देता है विचार के साथ में, एक उचित भाषा और उचित माध्यम का इस्तेमाल करते हुए, और दूसरी स्थिति में वो एक कील की तरह ठोक देता है, जिससे कि उसकी कसावट, जिससे कि उसका प्रभाव जो है थोड़े टाइम बाद में ख़त्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही कविता में भी होता है। जब कोई बात कविता के माध्यम से उचित रूप से कही जाए तो उसका प्रभाव सामने वाले लोगों पर होता है, और अगर उचित रूप से ना कही जाए तो उसका प्रभाव कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। ये अभिव्यंजना है, ये बनावटीपन जो भाषा में छायावादी कविता में था, प्रयोगवादी कवियों ने या फिर नई कविता के जो लोग रहे, उन लोगों ने इस बनावटीपन को खत्म किया, दुरूह भाषा शैली को खत्म किया। सरल भाषा शैली, सरल शब्दावली, आम प्रयोग और प्रचलित शब्दावली का इस्तेमाल कवियों ने किया था, नई कविता के कवियों ने, कुंवर नारायण के समय के कवियों ने, और इसी का वो समर्थन करते हुए ये बात कह रहे हैं। ऊपर से ठीक ठाक लगती है, कील को जब आप दीवार में ठोकते हैं तो ऊपर से वो ठीक ठाक लगती है, लेकिन होता क्या है? क्या उसकी मजबूती है? नहीं, उसकी पकड़ कहीं पर है ही नहीं, और एक समय बाद वो कील क्या हो जाती है? बाहर निकल आती है। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्रू कसा जाता है तो उसकी कसावट लंबे समय तक बनी रहती है, उसका प्रभाव, उसकी पकड़ जो है लंबे समय तक इस दीवार में बनी रहती है, और वो लंबे समय तक यहाँ टिकी रहती है। ऐसे ही कोई विचार और कोई बात अगर उचित माध्यम से उचित भाषा के साथ कही जाए तो सामने वाले व्यक्ति के दिलो दिमाग में स्थायी बन जाती है। ऊपर से ठीक ठाक, मगर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, और इसीलिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन में आपको बात के रूप में बच्चे को दिखाया गया है। एक शरारती बच्चे की तरह बात खेलती है कवि से। एक विचार जो है एक उचित माध्यम का इस्तेमाल करवा के कवि के माध्यम से प्रस्तुत होना चाहता है, मगर अगर कवि उसको ठीक ढंग से नहीं कहना जानता है तो वो बच्चे की तरह खेलती है बात उससे। बात एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुँचते देखकर उसने पूछा। क्या पूछा? सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस कविता की, जो जनरली बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में, नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है ये। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सहूलियत से बरतना मतलब सरलता, सहजता और सुविधा से उसका प्रयोग करना। कौन सा शब्द किस बात के लिए बना है उसको समझ के जब कवि इस्तेमाल करता है अपनी कविता में या फिर अपनी रचना में, तो सामने वाले पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्यों प्रेमचंद की रचनाएं जो है इतनी प्रभावी लगती है लोगों को? इसलिए लगती है क्योंकि वो उचित माध्यम का इस्तेमाल करते हुए कही गई। आपने देखा होगा, बहुत सारी फिल्में आप देखते हो, कुछ फिल्में ऐसी होती है जो आपके दिलो दिमाग में छा जाती है, जबकि वो बहुत सिंपल होती है, और सिंपल होने के कारण, सहज होने के कारण ही वो क्या होती, कहानी के रूप में आप में स्थापित हो जाती है। और कुछ फिल्में जो कि बहुत ज़्यादा क्लिष्ट, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा पेच लिए हुए होती है, वो आपके दिमाग में नहीं बैठती है ठीक ढंग से। इसके पीछे रीज़न यही है कि वो सहजता से उस बात को, सरलता से उस बात को सुविधा अनुसार नहीं कहते, बल्कि अपने तरीके से, अपने हिसाब से उस बात को तोड़ मरोड़ के, बना करके, बनावटपन भाषा का इस्तेमाल करके, बनावटी माध्यमों का इस्तेमाल करके उसे आपके सामने रखना चाहते हैं। तो कवि से बात कहती है, पूछती है कि क्या तुम्हें भाषा को बरतने की सहूलियत आई नहीं, कभी सीखी नहीं? एक तरीके से देखा जाए तो जो जटिलता वाली भाषा है या आडंबर से युक्त भाषा है, आडंबर से युक्त भाषा मतलब जिस भाषा में अलंकारों इत्यादि की प्रचुरता होती है, जिस भाषा में बनावटी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस भाषा में सुंदर दिखने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो बात के कथ्य को ठीक ढंग से सामने वाले तक प्रेषित नहीं कर पाते, उन पर व्यंग्य किया है कुंवर नारायण ने। शरारती बच्चे की तरह यहाँ पे आपको उपमा अलंकार देखने को मिला, क्योंकि बात को उपमा दी गई है शरारती बच्चे की। क्लियर? कौन सा छंद इस्तेमाल किया है इस पूरी कविता में? मुक्त छंद है। कविता मुक्त छंद है, छंद मुक्त नहीं है, मुक्त छंद है।
ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे आपको यहाँ इस कविता में जो है मुहावरे देखने को मिले, बिंब देखने को मिले, भाषाई बिंब है ये, उनको जरूर याद रखिएगा। बात की चूड़ी मर जाना, पेच कसना बात का, ये सारे क्या हैं? ये एक तरीके के बिंब है और एक तरीके के मुहावरे हैं। इनको आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए, बिंब और मुहावरा दिया गया है इस तरफ, और इस तरफ उसकी विशेषता दी गई है। एक तरीके से देखा जाए तो ये इसका अर्थ है। ये जरूर अवश्य ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है इससे डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन। जैसे पहला, बात की चूड़ी मर जाना, इसका मतलब क्या होता है? बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। ये बात का प्रभावहीन हो जाना, उसका प्रभाव खत्म हो जाना। फिर दूसरा है बात की पेच खोलना। पेच खोलना मतलब बात को क्या करना? सहज और स्पष्ट करना। फिर तीसरा है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। मतलब ये हुआ कि बात का पकड़ में न आना। दूसरा, ये दूसरा वाला। फिर उसके बाद लिखा है चौथा, पेंच को कील की तरह ठोक देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बात में कसावट का न होना, ठीक इसके सामने वाला ही। और बात का बन जाना मतलब कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। जो बात कही जा रही है वो उचित माध्यम से सामने वाले तक पहुंच जाए, ये है बात का बन जाना। बात बन गई। और भी इस तरह के बहुत सारे जो है आपको मुहावरे देखने को मिलते हैं। जैसे बात का बतंगड़ बनाना, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, अतिशयोक्ति के साथ कहना, है ना। जैसे हवाई बातें करना। हवाई बातें करना मतलब कि उटपटांग बातें करना, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, बेसिर पैर की बातें करना। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे मुहावरे हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास के साथ में। आपको मैं ऊपर आई बटन का जो लिंक है उसमें पिछली क्लास का लिंक दे दूंगा, और यह हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लास का जो कुंवर नारायण की इससे पहले वाली कविता, कविता के बहाने, उसका लिंक मिल जाएगा। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये व्याख्या अच्छी लगी है, पसंद आई है तो। धन्यवाद। शुभ दिन।